गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम अब कर रहे हैं कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हम कर रहे हैं। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में फ्यूचर्स तक कर चुके थे ना। अब हम करते हैं ऑप्शंस। देखो, ऑप्शंस को करने से पहले आपको फ्यूचर्स की अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ। हमने फ्यूचर्स में क्या किया था। फ्यूचर्स में क्या था कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन थी। एक कॉन्ट्रैक्ट ख़रीदा और बेचा जाता है जिसमें कि जो बायर होता है उसके पास राइट होता है फ्यूचर डेट पे उसको एक्सरसाइज करने का, और राइट भी क्या ऑब्लिगेशन होती है कि उसको करना ही करना है। तो बायर ऑब्लिगेटिंग द बायर को एक ऑब्लिगेशन हो जाती है कि आपको फ्यूचर डेट पे अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के बायर हैं तो आपको फ्यूचर डेट पे कोई सिक्योरिटी आपको खरीदनी पड़ेगी या आपको बेचनी पड़ेगी। डिपेंड्स, आप कॉन्ट्रैक्ट के बायर हैं या परचेज़र। कॉन्ट्रैक्ट के बायर और परचेज़र होने का क्या मतलब है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो आप खुद डिक्लेयर करते हो सिक्योरिटी बेचने के लिए या सिक्योरिटी खरीदने के लिए। तो अगर आप खुद कॉन्ट्रैक्ट में किसी और को एंटर कराने के लिए कह रहे हो कि आई डिक्लेयर दैट आई विल सेल अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ सिक्योरिटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट एट दिस प्राइस, इसका मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट के सेलर हो और इसको जो कोई और ख़रीदेगा दैट इज़ बायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब नेक्स्ट है, तो जो बायर होगा कॉन्ट्रैक्ट का उसके पास ऑब्लिगेशन है कि वो उस डेट पे उतने ही रेट पे जितना कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है उस पर आपसे सिक्योरिटी बेच सकता है, आपसे सिक्योरिटी ले सकता है या आपको बेच सकता है, डिपेंडिंग आपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या कहा है। फिर है ऑप्शंस। ऑप्शंस में देखो क्या है, ऑप्शन जैसे इसके नाम से पता चलता है कि ऑप्शन में बस थोड़ा सा फ्यूचर से डिफरेंस ये होता है कि ऑप्शन में आपको ऑब्लिगेशन नहीं होती है तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ही, लेकिन जैसे वहाँ पर ऑब्लिगेशन थी कि जो बायर है उसको एक्सरसाइज करना ही करना है, लेकिन यहाँ पर उसके पास वो ऑप्शन है, वो मना भी कर सकता है। तो यहाँ पर क्या 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 कह रहा है वो कि फाइनेंशियल डेरिवेटिव दैट रिप्रेजेंट अ कॉन्ट्रैक्ट सोल्ड बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी है द कॉन्ट्रैक्ट ऑफर द बायर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। उसके पास राइट है, अधिकार है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है उसके पास, उसको कोई धक्का नहीं कर सकता। टू बाय द कॉल और सिक्योरिटी एट एन एग्रीड अपॉन प्राइस ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड। तो कहते हैं कि कॉल ऑप्शन गिव्स द बायर द राइट टू बाय एट अ गिवन प्राइस, और जो गिवन प्राइस होगा जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा वो प्राइस कहलाता है स्ट्राइक प्राइस। It should be noted that while the holder of the call option has the right to demand the sale of asset from the seller, or seller has the obligation not right। सेलर के पास ऑब्लिगेशन है, बायर के पास ऑब्लिगेशन नहीं है, ठीक है। फिर आता है आपका पार्टिसिपेटरी नोट्स, जिसको हम शॉर्ट टर्म में पी नोट्स भी कह देते हैं आम बोलचाल की भाषा में। उसकी फुल फॉर्म होती है पार्टिसिपेटरी नोट्स। पार्टिसिपेटरी नोट्स का मतलब क्या होता है कि देखो, आपने किसी स्टॉक एक्सचेंज पे मान लो ट्रेडिंग करनी है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि स्टॉक एक्सचेंज पे वो चीज़ आप दूसरी कंट्री में रजिस्टर्ड हो। लेकिन अगर आपको और दूसरे स्टॉक एक्सचेंज पे आप रजिस्टर्ड हो, लेकिन अगर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करानी, लेकिन फिर भी आपको किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या करते हो, पी नोट्स खरीद लेते हो। पी नोट्स का मतलब यही होता है कि आपको बिना रजिस्ट्रेशन के एंटर करना है मार्केट में। ये कह रहा है कि ऑल्सो रेफर्ड एज पी नोट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं यूज बाय इन्वेस्टर्स और हेज फंड्स। हेज फंड्स हम आगे पढ़ेंगे ये क्या होते हैं हेज फंड्स। दैट आर नॉट रजिस्टर्ड विद द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि हमारा जो सेबी है इंडिया का, क्या है ये, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि हमारे सभी स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करती है, सभी की रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, उन्हें टाइम टू टाइम चेक करती है। तो ये कह रहा है कि ये यूज़ कर रहे थे उन इन्वेस्टर्स के द्वारा जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, टू इन्वेस्ट इन इंडियन सिक्योरिटी, इंडियन बेस्ड ब्रोकरेजेस, ठीक है, एनी डिविडेंड और कैपिटल गेन कलेक्टेड फ्रॉम अंडरलाइंग असेट्स टू गो बैक टू द इन्वेस्टर के पास चला जाता है वो। फिर दे आर इशूड बाय FIIs। FII हमने पढ़ा था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज होते हैं इसका मतलब। फिर है एंटिटीज़ टू वांट टू इन्वेस्ट इन द इंडियन स्टॉक मार्केट, जो बाहर के फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं उनको इन्वेस्ट करना है अगर इंडिया में,
तो उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं कराने हैं तो वे पी नोट्स खरीदते हैं। फिर आगे है हमारा हेज फंड्स। हेज फंड्स का मतलब क्या होता है? हेज का मतलब होता है रिस्क कम करना। हेजिंग एक प्रोसेस होती है जिससे हम रिस्क कम करते हैं। इसीलिए हेज फंड्स वो फंड्स होते हैं जिनमें कि ऐसी सिक्योरिटीज़ होती हैं जो कि लेस रिस्की होती हैं, ठीक है। क्योंकि हेज का मतलब क्या होता है? आपको रिस्क कम करना। और फंड का मतलब यहाँ पर कुछ चीज़ें इकट्ठी होके कोई चीज़ फंड, उस फंड क्या होता है? कोई चीज़ छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी हुई, उनका एक फ़ंड बन गया। तो हेज फंड में ऐसी सिक्योरिटीज़ होती हैं जिसमें कि रिस्क जो है वो बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट आ जाओ आप फंड ऑफ फंड्स। फंड ऑफ फंड्स क्या है? एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है ऑफ होल्डिंग अ पोर्टफोलियो ऑफ अनदर इन्वेस्टमेंट रादर देन इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इनटू शेयर्स। अब देखो हमने फ़ंड क्या किया था? एक फंड्स है, ठीक है, उसमें छोटे छोटे सिक्योरिटीज़ हैं। फिर एक अलग फ़ंड है, इसमें अलग अलग सिक्योरिटीज़ हैं। अब इन दोनों फंड्स को मिलाकर एक बड़ा फंड बना दिया है। वो एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। ये कह रहा है कि फंड ऑफ फंड्स, कि आपने ये वाला फंड ऑफ फंड खरीद लिया, कि उसका मतलब है कि इसमें दो फंड्स हैं, उन फंड्स में अलग अलग ये सिक्योरिटीज़ हैं। नेक्स्ट है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट व्हीकल होते हैं। इन्वेस्टमेंट व्हीकल का मतलब होता है ऐसा चीज़ जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सको। तो ये इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है। ये एक तरह से स्टॉक्स में जैसे आप ट्रेडिंग करते हो वैसे ही आप ETFs में ट्रेडिंग करते हो। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है? इसमें कुछ सिक्योरिटीज़ का बंच होता है। ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होते हैं, अगर आपने एक नया नाम एक चला होगा नाम आजकल जो बहुत चल रहा है, MF, म्यूचुअल फंड्स। अब म्यूचुअल फंड्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से कैसे डिफरेंस होता है इन दोनों में? म्यूचुअल फंड्स में भी क्या होता है? सिक्योरिटीज़ होती हैं, आप उनमें इन्वेस्ट करते हो, उन सब का एक फ़ंड है जिसको क्या हम कहते हैं? म्यूचुअल फंड। ऐसे ही उनसे भी सिक्योरिटीज़ का एक अलग फंड है जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि एक्सचेंज ट्रेडेड जो फंड्स होते हैं ये इसको आप पूरा दिन ट्रेडिंग इसकी कर सकते हो आप स्टॉक एक्सचेंज पे, लेकिन जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसकी आप दिन में एक ही बार ट्रेडिंग कर सकते हो। फिर है गोल्ड ETFs। गोल्ड ETFs का मतलब सिंपल सा अलग से, इस ETF से गोल्ड ETF क्यों अलग है? क्योंकि जो ETFs गोल्ड के ऊपर बनाए गए हैं उनको हम कहेंगे गोल्ड ETFs। मतलब कि ऐसे ETF जिसमें इन्वेस्टमेंट करना इज़ इक्वल टू इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे गोल्ड ETFs। तो ऐसे ETFs जो कि जिनकी वैल्यू कहाँ से डिराइव होती है? गोल्ड की वैल्यू से, उन ETF को हम कहते हैं गोल्ड ETFs। अब हम करते हैं अपना रीसेंट डेवलपमेंट्स इन कैपिटल मार्केट। हमारी जो कैपिटल मार्केट में रीसेंट जो बीते टाइम से आज तक जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, विकास हुआ है जितना, वो क्या क्या है हमारा? पहला जो सबसे बड़ा मेजर चेंज है हमारा, देखो सेबी का आना। सेबी आया हमारा 1992 में। सेबी एक्ट भी हमारा 1992 ही है। तो सेबी जब हमारा 92 में बना, सेबी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि सभी स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करती है, उनके रूल्स रेगुलेशन बनाती है और चेक करती है टाइम टू टाइम कि वे सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करती है सेबी। फिर है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मतलब होता है एक ऐसी एजेंसीज़ हैं हमारी कुछ जो कि कंपनीज़ की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करती हैं कि वो कितना उनके पास लोन है, कितनी एसेट्स हैं, उनकी मार्केट में कितनी क्रेडिट वर्दीनेस है, मतलब कि उनके पास कितना कैश होल्डिंग कैपेसिटी उनकी कितनी है, उनकी गुडविल कितनी अच्छी है। इन सब चीज़ों से वो डिसाइड करती है और ग्रेड देती है। तो हम क्या करते हैं कि जिस कंपनी के जितने अच्छे ग्रेड होते हैं उस रिपोर्ट को यूज़ किया जाता है इन्वेस्टमेंट करने के हेल्प लेने के लिए, कि जिस कंपनी की ज़्यादा अच्छी ग्रेडिंग है उस कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही रहता है। फिर है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज देखो हमारे पास दो नेशनल रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, एक तो BSE और एक NSE। पहले हमारे पास BSE था, तो उसके पास जो ट्रेडिंग था, लोड था, वो बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए हमने एक नया स्टॉक एक्सचेंज बनाया जो कि था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी वजह से हमारा जो वर्कलोड था BSE का वो कम हो गया। फिर है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स एक अलग वो है, इन्वेस्टमेंट का ज़रिया है, एक नया इन्वेस्टमेंट टूल बनाया गया। टाइम की जैसे जैसे आपका टाइम चेंज हुआ, लोगों की रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई, लोगों को इन्वेस्ट करने के प्रोत्साहन करने के लिए हमने एक अलग टाइप की सिक्योरिटी बनाई जिसमें कि अलग अलग मिक्सचर्स था।
जिस किसी में रिस्क कम करने वाले था, किसी में हाई रिस्क वाले भी थे। तो उन सब सिक्योरिटीज़ को हमने नाम दिया म्यूचुअल फंड्स। फिर डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स। पहले जो शेयर्स की ट्रेडिंग थी वो फिजिकल फॉर्म में होती थी, लेकिन जैसे ही हमारा सिस्टम जो अच्छे से डेवलप हुआ, हमारे पास कंप्यूटराइजेशन हो गया सारी चीज़ों का, तो हमने अपने शेयर्स को भी डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया कि फ़िज़िकल ट्रांसफ़र उनको हम ऐसा नहीं होगा कि जैसे हम किसी भी चीज़ को टच कर देते हैं, जैसे पेन, कॉपी, पेंसिल, ये एक मटेरियलाइज्ड फॉर्म में है, पहले ऐसे होते थे। तो अब हमारे पास क्या है, डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में है, हम उनको देख नहीं सकते, हम उनको टच नहीं कर सकते। ये सब किसकी वजह से हुआ? टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है। फिर है स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। हमारे पास पहले स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग नहीं थी, सब कुछ काम पेपर वर्क में होता था और हमें रिकॉर्ड रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। उन सब को टेक्नोलॉजी जैसे ही आई, हमने स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग पे शिफ्ट कर लिया। अब हम अपने सारे शेयर्स के प्राइसेस जो हैं, और इवन आउटसाइड द कंट्री भी हम देख सकते हैं उस स्क्रीन पर चलता हुआ। आप जैसे न्यूज़ अगर आप देखते हो तो ये चैनल देखा करो, CNBC न्यूज़ चैनल, तो वहाँ पर जो है पूरा स्टॉक एक्सचेंज का आपको अच्छे से एनालाइज करके न्यूज़ बताते हैं। तो वहाँ पे आप देखोगे कैसे एक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होती है। नेक्स्ट है आपका रिफॉर्म इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। जब सेबी आ गई तो सेबी ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई। तो जो इन्वेस्टर्स थे, कंपनीज़ क्या करती थी, अपने जो सेबी के रूल्स रेगुलेशंस उनमें से निकलकर इन्वेस्टर्स को चीट करना उनका एक मोटिव रहता था कि वो किस तरह इन्वेस्टर से ज़्यादा पैसे लें। तो इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन करने के लिए सेबी ने एक अलग से क्लॉज बनाया अपने एक्ट के अंदर, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, और उसने उसकी अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए ताकि इन्वेस्टर्स जो है सेफली ट्रेडिंग कर सके। फिर है रोलिंग स्टेटमेंट। रोलिंग स्टेटमेंट का मतलब है कि आपके जो ट्रेडिंग डेज़ हैं वो पहले ज़्यादा लगते थे, अब कम हो गए हैं। तो इसको दिखाने के लिए वो यूज़ करते हैं T+N। यहाँ पे N होता है नंबर ऑफ़ डेज़। इसकी इंट्रोडक्शन हुई थी रोलिंग स्टेटमेंट के 2003 में। रोलिंग स्टेटमेंट का मतलब यही है कि आपका जो ट्रेडिंग टाइम था वो रिड्यूस हो गया है। फिर है क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मतलब है कि जब हमारा ट्रेडिंग का जो लोड था वो इंक्रीज़ होने लगा, ट्रेडिंग का लोड इंक्रीज़ होने लगा, तो उसको मैनेज करने के लिए हमें एक अलग से क्लियरिंग हाउस की ज़रूरत पड़ी। क्लियरिंग हाउस की ज़रूरत पड़ी थी। तो हमने एक कंपनी की फॉर्म में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको रजिस्टर करा गया कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। इसका मेन काम यही था कि सिक्योरिटीज़ को क्लियर करने का काम था। और एक कंपल्शन थी कि ऑल ट्रेड्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का ट्रेड हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का क्या मतलब होता है, ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स जो गवर्नमेंट इशू करती है, उन सभी की सिक्योरिटीज़ जो हैं उनका अगर उनकी वर्थ 20 करोड़ से कम है, अगर उनकी वर्दीनेस 20 करोड़ से कम है, बिलो 20 करोड़, तो उनकी मैंडेटरी सेटलमेंट होगी CCIL के थ्रू। फिर है नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटी, इसका क्या काम है कि ये एक एजेंसी है, गारंटिंग एजेंसी है, जो कि कहती है कि NSE पे जितना ट्रेड होता है उसकी सारी गारंटी लेने के लिए अलग से एक एजेंसी बनाई थी, NSCL। ये सब जितने भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, नई नई एजेंसीज बनती हैं, इनका काम होता है कि टाइम टू टाइम जितनी भी कॉम्प्लेक्शंस इंक्रीज़ हो रही हैं उनको ईजी करने के लिए अलग अलग एजेंसी बना दी। जो नया काम बना वो उनको वो काम दे दिया ताकि काम ईजीली और जल्दी हो जाए। और समटाइम क्या होता है कि इन्वेस्टर को एक ट्रस्ट फैक्टर डालने के लिए कि हमने एक स्पेशल एजेंसी आपके प्रोटेक्शन के लिए बना रखी है कि आप जो इस स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करते हो आपका पैसा नहीं डूबेगा, उसको इसकी गारंटी लेने के लिए एक एजेंसी बनाई गई है। फिर है एक्सेस ग्लोबल फंड मार्केट। अब आपको पैसे इन्वेस्ट करना है, ठीक है। अगर स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, आपके पास कैपिटल मार्केट नहीं है, तो आप UK की मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, अमेरिकन मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो वहाँ जाए बिना। लेकिन आपके पास स्टॉक एक्सचेंज, आप इजीली वहाँ के फॉरेन कंपनीज़ के शेयर्स खरीद सकते हो। कैसे खरीद सकते हो? GDRs के थ्रू, ठीक है। तो ये सब कहाँ से आया? कैपिटल मार्केट की वजह से। तो कैपिटल मार्केट का क्या एक नया रोल है, क्या डेवलपमेंट हुई कि हमारे पास GDRs आने लगे, हमारे पास ADRs आने लगे, FCCBs आने लगे, जिसकी वजह से हम इसमें ट्रेडिंग करने लगे। ये भी एक रिफॉर्म है। फिर नेक्स्ट है इंटरनेट ट्रेडिंग। इंटरनेट ट्रेडिंग का क्या मतलब है कि आप इंटरनेट के थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हो।
फिर नेक्स्ट है डेरिवेटिव ट्रेडिंग। डेरिवेटिव का मतलब है एक इन्वेस्टमेंट टूल है जो कि हमने कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ा, जिसकी वैल्यू डिराइव होती है उसके अंडर जितनी भी सिक्योरिटीज़ लिस्टेड हैं। ये एक कैपिटल मार्केट के डेवलपमेंट में क्यों आया डेरिवेटिव एक टूल होने के नाते, यहाँ पे ये क्यों आया, इसको तो टूल में आना चाहिए आप कहोगे। ये डेवलपमेंट में इसीलिए आया क्योंकि ये पहले नहीं था ये टूल। कैपिटल मार्केट को और इजी करने के लिए और उसका वाइड करने के लिए एक नया टूल बनाया गया, तो ये भी एक डेवलपमेंट थी कैपिटल मार्केट की। फिर हम बायबैक ऑफ शेयर्स। शेयर बायबैक करने का मतलब होता है कि जब कंपनी अपने शेयर मार्केट में से वापस लेती है, लोगों से बायबैक कर लेती है। पहले इसका कॉन्सेप्ट नहीं था, बाद में इसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा गया था। फिर ट्रेडिंग इन द सेंट्रल गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज़। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अगर मान लो गवर्नमेंट को पैसे उठाने हैं मार्केट से, गवर्नमेंट का इनकम का सोर्स क्या होता है? टैक्स। टैक्स के हम टैक्स भरते हैं, जब कमाते हैं हम टैक्स भरते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट की कमाई होती है। अब गवर्नमेंट की कमाई का दूसरा क्या तरीका है कि गवर्नमेंट मार्केट से पैसा उठाए। किस तरीके से उठाए? फिर गवर्नमेंट मार्केट में कुछ ना कुछ तो देगी, अगर पैसे उठाना है तो वो सिक्योरिटीज़ देती है अपने। उन गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ क्या हैं? ट्रेजरी बिल्स हैं, अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स हैं, गोल्ड बॉन्ड्स हो गए, इनके द्वारा सरकार जो है ये मार्केट से पैसा उठाती है। फिर नेक्स्ट है पैन मैंडेटरी। पैन तो परमानेंट अकाउंट नंबर। तो जो पैन नंबर है उससे क्या होता है, आपके सारे अकाउंट्स लिंक होते हैं, तो ये फ्रॉड का सिस्टम ख़त्म करने के लिए पैन को मैंडेटरी किया गया था। इसके साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।